खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अप्रैल 2015 से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी की लिस्ट पर काम चल रहा है, लेकिन असम में इसका फाइनल ड्राफ्ट सामने आने के बाद 2 दिन से देश की संसद में हंगामा बरपा है। इंतहा यह है कि कुछ सियासतदान बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट बैंक हाथ से जाने का डर देखकर देश में सिविल वॉर का फिजूल का डर दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरी कवायद का क्रेडिट लेने के चक्कर में भी मारने काटने वाले भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। जिम्मेदारी भरे रवैये की कमी दोनों तरफ से साफ नजर आ रही है। अगर यह मान लिया जाए कि इस लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनमें से ज्यादातर घुसपैठिए हैं, तो अब आगे क्या? बांग्लादेश इन्हें अपनाने से साफ इनकार कर चुका है। वो इन्हें अपना मानने के लिए तैयार ना है ना होगा। मतलब ये सो कॉल्ड घुसपैठिए आइडेंटिफाई होने के बाद भी इसी देश में रहेंगे और हमारा हक मारेंगे। तो फिर इस पूरी कवायद का फायदा आखिर हुआ क्या? आखिर लिस्ट में सामने आई गड़बड़ियों को बिना भेदभाव कब तक दूर कर लिया जाएगा? आज ये सारे सवाल देश के मन में है। प्राइम डिबेट में कोशिश इन्हीं का जवाब ढूंढने की होगी। एनआरसी पर शक के साए, कहीं ऐसा ना हो कि इस मुद्दे पर सियासत के सिवा कुछ भी हाथ ना आए। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आसाम एनआरसी पर सियासी घमासान जारी। एनआरसी बना चुनावी हथियार। वोट के बदले सिटीजनशिप। एनआरसी पर फिर से हिंदू मुसलमान। क्या सिटीजनशिप का गेम वोट बैंक के लिए है? एनआरसी पर शक के साए, सियासत के सिवा हाथ न कुछ आए। आसाम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर का फाइनल ड्रॉप जारी होने के बाद से ही सियासी घमासान जारी है, तो वहीं आसाम में लोगों के दरमियान खौफ का माहौल है। बांग्लादेश से मुत्तसिल अजला में तनाव को देखते हुए हुकूमत ने 33 अजला में दफा 144 नाफिज कर दी है, जबकि अब इलेक्शन कमीशन ने भी साफ कर दिया है कि जिनके नाम सिटीजन रजिस्टर में नहीं है वो अफराद भी इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि वहीं बीजेपी मगरबी बंगाल में भी एनआरसी लागू करने की बात कह रही है, जिस पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बीजेपी मुल्क को बांटने की कोशिश कर रही है। अगर मगरबी बंगाल पर एनआरसी को थोपने की कोशिश की गई तो खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। What is going on in Assam? The NRC problem, it is not only the Bengalis, it is the minorities, it is the Hindus, it is the Bengalis, it is the Biharis, it is the Rajasthanis, it is throughout my country. More than 40 lakhs people, they voted yesterday also. This ruling party is in power because of their vote yesterday also. And now suddenly you said you are not neither the voters or the citizens. You cannot stay in India. I am really shocked to see how the Indians became the foreigners. धर्मनिरपेक्षता की भाव भाषा तभी तक है जब भारत में हिंदू बहुल इलाका। बांग्लादेश से आकर के भारत बस जाए धर्मशाला, जिससे कि लगता है कि भारत को धर्मशाला बना दिए। पाकिस्तान से आकर के भारत में बस जाए, बांग्लादेश से आकर के भारत में बस जाए, कोई कहीं से आकर के भारत में बस जाए, तो ये अनाथालय नहीं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में भारत किसी भी देश के मुसलमानों के लिए या ईसाइयों के लिए अनाथालय धर्मशाला नहीं बनने वाला है। एनआरसी लिस्ट को लेकर मरकजी हुकूमत पर तनकीदों का सिलसिला जारी है। साबिक जस्टिस मार्कंडे काटजू ने ट्वीट करते हुए सिटीजनशिप को वोट बैंक का गेम प्लान करार दिया है। आसाम से किसी को जबरन नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन मंसूबा ये नहीं था। मंसूबा था वोट देने से आपको रोकना। अगर आप मुस्लिम हैं तो बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे तो आपको शहरियत क्यों दी जाए? आसाम में रहो लेकिन बगैर शहरियत के, ताकि तुम वोट न डाल सको। जाहिर है मगरबी बंगाल में इलेक्शन करीब है, दोनों ही पार्टियां अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए सियासी बयानात के तीर चला रही है। अमित शाह 11 अगस्त को मगरबी बंगाल का दौरा करने वाले हैं, जबकि शाह को मगरबी बंगाल में रैली की इजाजत नहीं मिली है। वहीं एनआरसी को मजहब और जात की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या सिटीजनशिप का गेम वोट बैंक के लिए है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो एनआरसी पर शक के साए, कहीं ऐसा ना हो कि सियासत के सिवा हाथ कुछ ना आए। इस बड़ी कवायद के बाद भी इस बात का डर है क्या? इसी पर होगी आज बात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला साहब मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बबीता शर्मा हमारे साथ हैं, आसाम कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। रफीकुल इस्लाम साहब AIUDF बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी, उनके स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं।
यासिर जिलानी साहब आरएसएस की तरफ से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब लखनऊ से इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं, और डॉक्टर शुरू कमल दत्ता जो खुद आसाम से आते हैं, आसाम के तमाम इलाकों को बखूबी समझते हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला साहब, बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह की सियासत इस मुद्दे पर हम होते हुए देख रहे हैं और जिस तरह से इस पूरी कवायद को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है, वो अपने आप में बहुत दुखद है। और उसके जिम्मेदार मुझे लगता है कि दोनों तरफ, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या फिर दूसरी तरफ की ऑपोजिशन पार्टियां, दोनों ही जिम्मेदार हैं। मैं आपके पक्ष वाले दो बयान रखूंगा। गिरिराज सिंह साहब कहते हैं कि अगर ये हिंदू होते तब तो ममता की जबान नहीं खुलती। दूसरी तरफ एक बलिया के एमएलए हैं, वो कहते हैं कि हमें यह मंजूर नहीं कि अगर कोई सरहद पार से मुसलमान यहां पर आए और उनको इस देश में रहने दिया जाए, ऐसा अब नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कौन घुसपैठिया है, कौन बांग्लादेशी है, कौन हिंदुस्तानी है, लेकिन इसको बनाया ऐसा जा रहा है कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, इस आधार पर एक लिस्ट तैयार हो रही। यह गलत मैसेज जा रहा है इस वक्त देश के सामने। मुझे लगता है आप मुझे थोड़ा 30-40 सेकंड अगर आप अनइंटरप्टेड बात करने देंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगी कि ये कोई आज इसको हिंदू मुस्लिम नहीं बनाया गया है। 1964 में एक पाकिस्तान से जो, तो वो पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान से अवैध घुसपैठ करने वालों के खिलाफ एक PIP एक्ट 1964 बनाया गया था। असम के तत्कालीन सीएम थे चालिहा साहब, और चालिहा साहब ने 1964 में जब बनाया तो 20 मुस्लिम विधायकों ने उनकी सरकार गिराने की धमकी दे दी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि PIP को लागू न किया जाए, जबकि PIP उस समय असम की असेंबली में पास हो गया था। दूसरा मैं आपको घटनाक्रम उसी से बताता हूं। 1992 में, 1971 में क्या हुआ, 1972 में क्या हुआ, ये तो सारा पब्लिक डोमेन में आ चुका। 1985 में असम अकॉर्ड कैसे साइन हुआ ये भी सब जान रहे हैं। 1992 में हितेश्वर सैकिया मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और हितेश्वर सैकिया जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने 10 अप्रैल 1992 को असम की असेंबली में कहा कि 30 लाख अवैध बांग्लादेशी यहां पर रहते हैं, सारे अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालेंगे। ये असेंबली के फ्लोर पे कहा। तत्काल जो है वहां पर एक मुस्लिम फोरम बनाया गया, अब्दुल मुहीब मजूमदार साहब जो है उसके नेता बने, और उन्होंने कहा हम 5 मिनट में आपकी सरकार गिरा देंगे। दूसरे दिन जो है वो मामला लौट गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भैया इसको हिंदू मुस्लिम तो आज की बात नहीं। 1964 में किसने बनाया था? वो कांग्रेस के लोग थे। 1992 में किसने बनाया था? वो कांग्रेस नहीं। तो लेकिन अगर 1964 और 1992 में बनाया गया प्रेम शुक्ला साहब, तो इसका यह मतलब नहीं कि आज की तारीख में भी जब इतनी बड़ी कवायद हो रही है घुसपैठियों को बाहर निकालने की मंशा के साथ, तो आज भी हम उस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बना दें? जी नहीं, हम बना नहीं रहे। सुन तो लीजिए मेरी बात, उसी पर मैं आ रहा हूं। NRC बनाना है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो NRC बनाई गई, जो पहली ड्राफ्ट सूची बनी, जो 1 जनवरी 2018 को रिलीज, उसमें 1,40,00,000 लोगों के नाम नहीं थे। अब जो लिस्ट आई है, ड्राफ्ट लिस्ट है, इसमें भी 40 करोड़ लोगों के नाम है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी संसद में कह चुके हैं कि भाई ये इसमें अभी भी जिसके पास सबूत होगा, उसमें बहुत सारे हिंदुओं के भी नाम हैं जिनका जो लिस्ट में नहीं शामिल है NRC में, और बहुत सारे मुसलमानों के भी नाम है। आप सबूत जमा करने के लिए आपके पास समयावधि दी गई है। अब चूंकि इसको हिंदू, अब आदरणीय ममता बनर्जी 2005 में इसी मुद्दे पर इस्तीफा देकर जा रही थी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं उनको आप कैसे यहाँ वोट बैंक बना रहे हो, और हितेश्वर सैकिया भी वोट बैंक के कारण ही पीछे हटे थे, चालिया भी वोट बैंक के कारण ही पीछे हटे थे, और 2018 में भी इसको वोट बैंक का ही मुद्दा बनाया जा रहा है ना। आप गिरिराज सिंह को सिंगल आउट कर लीजिए, क्योंकि वो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको जो है आप सिंगल आउट करने से हिंदू मतों का ध्रुवीकरण और मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण में सहूलियत होती है। लेकिन सत्य यह है कि इसको 1964 से लेकर 2018 तक इसको हिंदू मुस्लिम बनाया किसने है? जो घुसपैठिया है हम उसको निकालेंगे। और आप जो है शरणागत में, शरणार्थी में और घुसपैठिए में अंतर मानेंगे कि नहीं? किसी का पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन हुआ होगा तो उसको हमने जो है निश्चित तौर पर जगह देनी चाहिए। लेकिन कोई घुसपैठ करके आया हुआ है अगर, तो घुसपैठिए के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बबीता शर्मा हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। बबीता जी, मुझे यह बताइए कि 1985 में कांग्रेस पार्टी की ही राजीव गांधी सरकार ने असम अकॉर्ड को अंजाम दिया,
और उस अकॉर्ड की रूह ही यही है कि भाई 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए हैं उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा, उन्हें बाहर किया जाएगा, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा। और अब ममता बनर्जी का हम बयान सुनते हैं तो वो ये कहती हैं कि इन्फिल्ट्रेशन के जरिए भी जो लोग यहां पर आ गए हैं उनको आप क्या घुसपैठिया मान लेंगे? फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे यहां पर आए, कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार थे, किन्होंने उनको आईडी प्रूफ्स दिए। तो आज क्या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड उस आसाम अकॉर्ड से कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है या फिर वही है? अगर वही है तो आप ममता बनर्जी के साथ कैसे खड़े हैं? नहीं, एकदम गलत है। हमारा स्टैंड यही है कि 1985 का जो अकॉर्ड है, हम अकॉर्ड के जरिए ही हम दैट इज आवर बाइबल, दैट इज आवर मंत्र के राजीव गांधी जी ने ही अकॉर्ड लाया था। तो वो अकॉर्ड के जरिए हम लोग बोल रहे हैं कि 25 मार्च 1971 के बाद में जो लोग आए हैं बांग्लादेश से वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। हम लोग ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम बात हो, हम चाहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल ये फॉरेनर्स इशू शुड बी सेटल्ड। क्योंकि हमेशा इलेक्शन का समय में जब इलेक्शन होता है, हमेशा वही एजीपी हो या बीजेपी हो, ये मुद्दा हमेशा उठाते रहते हैं कि असम में कांग्रेस प्रोटेक्शन दे रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स को। लेकिन हम लोगों ने हमारा गवर्नमेंट जब था, यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह जी था और यहाँ में तरुण गोगोई जी था, तब आंसू के जरिए ये एनआरसी अपडेशन का काम शुरू किया गया है। दिस इज आवर बेबी, वी हैव टेकन द इनिशिएटिव। एनआरसी अपडेशन का काम तो 2015 में शुरू हुआ ना, अप्रैल 2015 से शुरू हुआ ना ये काम। लेकिन प्रोसेस शुरू हुआ पहले से, प्रोसेस लेकर अब तक आपकी सरकार न जाने कितने सालों कर रही है। मुझे आप तो ये काम शुरू नहीं हुआ, मुझे आप कंप्लीट करने दीजिए, मुझे आप कंप्लीट करने दीजिए। वो प्रोसेस 2009 में शुरू हुआ, देन देयर वाज सम प्रॉब्लम, तो 2009 के बाद में फिर 2015 में हुआ है। और देखिए, there was some problem in Borpeta when the pilot project was done, so it was उस समय स्टॉप किया गया था। फिर उसके बाद शुरू हुआ 2015 में and then Supreme Court also took it up। हम लोग चाहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं रहे, लेकिन हम लोग बीजेपी की तरह हम लोग दो मुख नहीं करते। हम लोग सिटीजनशिप बिल भी, उन्होंने हिंदू बांग्लादेशीज को प्रोटेक्शन देने के लिए वो लोग उठते थे। हिंदू जो सिटीजनशिप बिल है वो हिंदू बांग्लादेशीज को प्रोटेक्शन देते हैं, दे वांट टू ब्रिंग द बिल। लेकिन हम लोग नहीं चाहते। हमारा नजरिया में विदेशी है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन हम लोग नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी जी जब आए थे यहाँ पे 2014 में, उन्होंने बोला था कि हम 16 मई के बाद एक भी विदेशी नहीं रहेंगे, एक भी बांग्लादेशी नहीं रहे, बोरिया बिस्तर बांध के उनको बाहर निकलना है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, उस समय भी 90,000 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स थे, 90,000 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स थे 2014 के बाद में भी। उन लोगों को क्यों नहीं आपने बाहर किया? तो उन लोगों को क्यों आपने रखा? अभी तक तो है, कुल मिलाकर देखिए, सीधा आरोप कोई डाउट नहीं है कि भाई घुसपैठियों को घुसपैठी समझिए, उनके धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। ये आरोप लगातार लग रहा है कि जो हिंदू घुसपैठिए आ रहे हैं वो तो एक तरह से मंजूर हैं, लेकिन मुसलमानों में दिक्कत है। देखिए ये मैसेज क्यों जा रहा है? जो ये मैसेज कौन दे रहा है? जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, कांग्रेस के लोग, जिन्होंने 79 से 85 तक के एजुटेशन को भी एक तरह से भ्रम की तरह लोगों के बीच में रखा। 1985 का जो आसाम अकॉर्ड राजीव गांधी और आंसू के बीच का था, उसके बारे में ये अभी मैडम इज सेइंग कि दिस इज आवर बेबी, आपका बेबी है। फिर आपको प्रॉब्लम कहां हो रही है? देखिए, ये प्रॉब्लम जो है ये एक मजबूत इरादे वाली सरकार वर्सेस कमजोर इरादे वाले प्रायर की जो सरकार रही है उनके बीच की ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस इसमें करे तो क्या करे। यहां पे इंसानियत, ह्यूमन राइट्स की भी बात की जा रही है। आप बिलीव करें कि हमने पहले भी डिबेट में जो लोअर असम के इलाके हैं, चाहे वो बारपेटा हो, डुबरी हो, हैलाकांडी हो, कोकराझार हो, बुंगाई गांव हो, और तमाम सिलचर के जो इलाके हैं जो बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए, जहां पे सबसे ज्यादा घुसपैठियों का आतंक है। अभी पायलट प्रोजेक्ट की बात कर रही थी बारपेटा को लेके, क्यों नहीं कर पाए? 15 साल आपके मुख्यमंत्री वहां पे रहे, लेकिन आपने हर चीज को अटका के रखा। आपने वहां पे लोगों को
जितना भी इस तरह के लोग रहे उनको आपने फ्री छोड़ दिया। आप जो लोग आसाम के अंदर बांग्लादेश के लोगों को लेके आ रहे थे उनको कभी नहीं टोका आपने देखिए क्या है कि जो हमारी बाउंड्री एग्रीमेंट था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 30 साल तक कांग्रेस ने अटका के रखा। ये 2014 के बाद लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को ग्रीन सिग्नल मिला और आज वहां पे तत्परता से काम हो रहा है। बाउंड्री जो हमारी वहां की है बांग्लादेश और हिंदुस्तान की, वहां तारे तक नहीं लगाई। मैं आपको एक बात बताऊं बाउंड्री के बारे में। मैडम मैंने आपको सुना, मैडम मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना, धैर्य से सुना। आप भी मुझे सुनने के बाद अपना जवाब दीजिए। मैं सच बता रहा हूं और आपके आसाम के आवाम को बता रहा हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां भ्रम पैदा किया लोगों में, कांग्रेस जवाब नहीं दे सकती आने वाले वक्त में। कांग्रेस ने चाहा होता तो 15 साल में यह मामला क्लियर कर लिया होता। ये जो मजबूत इरादे की सरकार आई है ना, ये जब काम कर रही है तो उसमें अड़ंगा मत लगाइए आप, कम से कम होने दीजिए। ठीक है, रफीकुल इस्लाम साहब AIUDF से हमारे साथ मौजूद हैं, आसाम से ही, गुवाहाटी से ही। इस्लाम साहब मुझे ये बताइए, इस मुद्दे पर पहले भी हम डिबेट कर चुके हैं, अब 2-3 दिन का वक्त जो है वो गुजर चुका है, कुछ सवालों के जवाब मिल पाए क्या? क्योंकि पहले जब लिस्ट एकदम से आई थी और उसमें 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे, तब तो बहुत सारे सवालात मन में थे। अब क्या कुछ क्लैरिटी आई है? क्योंकि बहुत जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि जब लोग गए तो पता चला कि भाई कई जगह तो ऐसा हुआ है कि 90 to 95% जो नाम नहीं थे वो वापस लिस्ट में डाले जा रहे हैं। क्या कुछ सवालों के जवाब मिले हैं क्या? समीर साहब देखिए, 3 दिन से लगातार मैं भी मीडिया के साथ हूं और जो सेंट्रल मीडिया में जो बातें चल रही हैं, यहाँ जमीनी हालात जो है थोड़ा सा इसे हट के कुछ बातें हो रही है, तो प्लीज मुझे जरा 1-2 मिनट सुने। जो पैनलिस्ट है मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर बोलिए। जो सवाल किया है कि जो 40 लाख लोग बाहर है, क्या उनके नाम आ रहे हैं, कुछ सोल्यूशन हो रहा है? देखिए मसला यह है कि अभी चारों तरफ से जो हमारे पास रिपोर्ट है, 40 लाख लोग जो बाहर है, तो इस तरह के कुछ बाहर से इस तरह के कुछ इंप्रेशन दिया जा रहा है कि ये कोई बांग्लादेश से ये 40 लाख आ गया और 40 के 40 विदेशी है, इनको अभी जाना है। इस तरह की बातें करने की वजह से अभी हमारे पड़ोस में मेघालय में ये समस्या हो गया। मेघालय वाले वहां जो आसाम के कछार के लोग इधर आ रहे हैं, गुवाहाटी के लोग मेघालय की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में खड़े होके बोलते हैं कि 40 लाख तो अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में बोला, होम मिनिस्टर ने भी बोल दिया, तो ये डिक्लेयर फॉरेनर हो गया, आप कागज दिखाओ, NRC दिखाओ, वरना नहीं जाने देगी। ये सिचुएशन हो रहा है। हालांकि ये मसला नहीं है, 40 लाख अभी विदेशी घोषित नहीं हुआ है, ये इनका ऑब्जेक्शन का टाइम मिलेगा, इनको पर्याप्त टाइम देना चाहिए। और टाइम इसलिए देना चाहिए, देखिए यहाँ जो जमीनी सूरत हाल है, एक फैमिली में 20 आदमी है, 18 का नाम है, छोटे 2 बच्चे का नाम नहीं है, उसका माँ बाप का नाम आया है, छोटा बच्चा उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, इसके लिए नाम नहीं है। एक फैमिली में 25 आदमी है जो 1951 का रिकॉर्ड दिया है या 1918, 17 का रिकॉर्ड दिया है, उस 25 में से 20 का नाम है, 5 का नहीं है। क्यों नहीं है? वो 5 लड़कियां थी उस फैमिली में, 25 में से वो शादी होके दूसरे इलाके चली गई, वो शौहर के घर में जाके उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो फादर के साथ जो लिंकेज स्टैब्लिश करना है, अब इसके लिए उनके पास सरपंच, पंचायत या BDO, सर्कल ऑफिसर का दिया हुआ सर्टिफिकेट ही है। इसके अलावा वो मैट्रिक पास की नहीं, वो डिग्री उसके पास है ही नहीं, उसका बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं, वो गरीब है, अनपढ़ है, मजदूर की लड़की है, तो इस वजह से उसका नाम नहीं कर दिया। अब आप ही बोलिए, या जो पैनलिस्ट है वो हर कोई आदमी बोलेगा कि एक परियल के, एक फैमिली के 20 में से 18 का नाम अगर आ गया, 2 का नहीं आया, वो भी इंडियन होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक फैमिली का 18 आदमी इंडियन हो और 2 विदेशी हो। नहीं, ऐसी काफी गलतियां इसकी रिपोर्टिंग भी हो रही है, औरतें विदेशी है। राजनाथ सिंह ने कही है कि उसमें आप देखिए ये गलतियां अगर सुधारी जाए का भी मौका भी बोलने का मतलब है, ये गलतियां अगर सुधारी जाए 20 लाख से ज्यादा लोग इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इस तरह की गलतियां समीर साहब वह यसीर साहब कुछ बातें कर रहे थे, हमारे मियां कांग्रेस की है, ये तो खुद बोल रही थी, ठीक है, लेकिन वो कह रहे थे आसाम में भ्रम फैला जा रहा है। हालांकि मैम ने एक सही क्वेश्चन किया है, बीजेपी ने 2016 सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में लाया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो हिंदू लोग आएगा इंडिया में 2014 तक जो भी आया इस पर मैं जवाब चाहूंगा प्रेम शुक्ला साहब का। बीजेपी का स्टैंड है, ये बीजेपी का, लेकिन उससे पहले मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब आएगा उसको जगह दे रहे हो। सैफ अब्बास नकवी साहब, क्या आपको नहीं लगता मुसलमान जो सोच रहे हैं, ये हाई टाइम आ चुका है? क्योंकि 1985 में ये अकॉर्ड हुआ और आज तक हम उसको अमल में नहीं ला पाए।
जिसकी वजह से घुसपैठियों की संख्या इस देश में बढ़ती रही। और उसके लिए जाहिर है हमारे अंदर का जो सिस्टम का जो करप्शन है वो जिम्मेदार है। जिस तरह से लोग आते गए और यहां पर 500-500 रुपए में उनका आईडी कार्ड बनता रहा, तो दरअसल उसके लिए तो करप्ट सिस्टम जिम्मेदार है हमारा। ये हमें खुलकर मानना चाहिए, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये सिलसिला बंद हो, इसके लिए तो सब लोग एकमत है ना, इसके लिए तो पूरा हिंदुस्तान एकमत है। नकवी साहब, मौलाना सैफ अब्बास नकवी, आपको आवाज मिल रही है? जी जी, आवाज आ रही है, बताएं। जी 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 नकवी साहब, आपसे सवाल कट रही यही है था, आवाज थोड़ी सी। आपसे सवाल यही था कि जो घुसपैठिए यहां पर आ चुके हैं उनका अब आगे क्या होगा? क्या आपको कुछ क्लैरिटी नजर आ रही है क्या? क्योंकि दरअसल ये जितने भी लोग, अब कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में 1 करोड़ इनकी संख्या है, तो जाहिर है अगर 1 करोड़ घुसपैठिए यहां पर आए हैं तो वो हिंदुस्तानियों का हक ही मारेंगे। लेकिन वो आए क्यों यहां पर? इसके लिए हमारा करप्ट सिस्टम भी जिम्मेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही आपने कहा कि एक करप्ट सिस्टम है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और यहाँ की सियासत जो है वो इस तरह माहौल क्रिएट करती है कि घुसपैठिया नहीं है, बल्कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। जहां तक आसाम की बात की जाए, आसाम में हमारे पूर्व साबिक राष्ट्रपति के भतीजे का नाम शामिल नहीं हुआ है। तो अभी जब प्रोसेस चल रहा है तो उस दरमियान ये कह देना कि 40 लाख घुसपैठिए हैं, मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत होगा। अभी कई मरहले बाकी हैं और बहुत से हैं कि पूर्व राष्ट्रपति के भतीजे का नाम गायब है, उनकी फैमिली का नाम गायब है, और एक अल्फा उग्रवादी का नाम शामिल कर लिया गया है, उसकी फैमिली को शामिल नहीं किया गया। बहुत सी गलतियां हैं। बहरहाल तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अहम चीज है, इसमें सब्र। लेकिन हमारे सियासी लीडरान को चाहिए कि वो मुल्क की बका के लिए इस तरह की मजहब की राजनीति ना करें जिस तरीके से राजनीति हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है तो देश का हर इंसान उस पर भरोसा रखे। बात खराब वहां से हुई जब किसी व्यक्ति ने राज्यसभा में उठ के कहा कि मैंने कर दिया, यहां से बात खराब हुई और सियासी बयानात आने लगे। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, इसके लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग एक राय बनाकर पेश कीजिए जिनको यहां नागरिक नहीं है, जो घुसपैठिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होगा। और जब कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा तो वो हर हिंदुस्तानी के लिए वाजिब होगा कि उसको माने, तस्लीम करे। मैं समझता हूं हमारे जो राजनेता हैं इनके दिलों में थोड़ी मोहब्बत आ जाए और ये धर्म की राजनीति बंद कर दे तो बहुत ज्यादा हमारा मुल्क तरक्की करके सामने आ जाएगा। कोई इस बात का हिमायती नहीं है कि घुसपैठिए आए और हमारा हिस्सा लेके चले जाएं। एक भी हिंदुस्तानी इसकी हिमायत नहीं करेगा। बिल्कुल डॉक्टर दत्ता, मानते हैं आप ये बात? घुसपैठियों के हक में कोई नहीं है, लेकिन जो सियासी बयानात आ रहे हैं वो सारा खेल जो है खराब कर रहे हैं। एक तरफ क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, दूसरी तरफ डर का व्यापार करने की होड़ मची हुई है, जिसमें यह तक कह दिया जाता है कि भाई सिविल वॉर की नौबत आ जाएगी, ब्लड बाथ हो जाएगा। गैर जिम्मेदाराना बयान इस तरह का भी। मैं समझता हूं कि राजनीति इस पे तब से शुरू हो गई जब ममता दीदी ने जिस तरह की बातें उन्होंने रखी। बांग्ला में एक कहावत है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। तो ममता दीदी के साथ वही है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बचपन की 2-3 बातें आपको शेयर करता हूं। बचपन में जब हम लोग आसाम में रहते थे तो जो फॉरेनर्स या फिर इन्फिल्ट्रेटर्स, इनके बारे में लोकल भाषा में हमेशा क्या कहा जाता था, ए बिलॉन्ग टू बंगाल, मतलब दिस पीपल आर फ्रॉम द अदर साइड। मेघालय में 2 शब्दों की इस्तेमाल होती है, हमेशा लोकल लोग इस्तेमाल करते हैं, डोखार, उत्खर। उत्खर का मतलब है आउटसाइडर,
डॉकर का मतलब है फॉरेनर फ्रॉम दी अक्रॉस द बॉर्डर। ये केवल आसाम की परिपक्ष में ये बात नहीं है, पूरे पूर्वोत्तर जल रहा है इन्फिल्ट्रेटर्स को लेके, और इन्फिल्ट्रेटर्स एक मेजर इशू है। और नागालैंड कहे, मणिपुर कहिए, मेघालय कहिए, कोई भी प्रदेश के बारे में आप बात कर लीजिएगा और बंगाल को भी उस पर शामिल कर लीजिएगा। ममता बनर्जी ने एक बात उठाई है कि बांग्लादेशियों की और जो वेस्ट बंगाल में बंगाली लोग रहते हैं उनकी लैंग्वेज सेम है। ये क्या क्राइम हो गया है क्या इस देश में? ये उन्होंने सवाल उठाया। आप लैंग्वेज का जिक्र कर रहे हैं, वहां की भाषा का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल। नहीं, बिल्कुल नहीं। लैंग्वेज वहां का सेम नहीं है। पूर्वी बंगाल में जो लैंग्वेज है वो बेशक बंगाली है, पर वो उसका एक डायलेक्टिकल बंगाली है। जैसे एक भाषा में बहुत तरह की अलग अलग वेरिएशन हो सकती है, उस तरह का वेरिएशन है। पश्चिम बंगाल में जो बांग्ला बोला जाता है वो शुद्ध लिटरेरी भाषा है, और पूर्वी बंगाल में जो बांग्ला बोला जाता है वो करप्टेड बंगाली है। जैसे बोरीशाल में जो आप बांग्ला बोलेंगे, ढाका में जो आप बांग्ला बोलेंगे, सिलेट में जो आप बांग्ला बोलेंगे, या फिर खुलना में जो आप बांग्ला बोलेंगे, वो मुर्शिदाबाद की बांग्ला से, या फिर दिनाजपुर की बांग्ला से, या फिर कलकत्ता की बांग्ला से माहौल ऐसा बना दिया गया आसाम में, माहौल ऐसा बना दिया गया कि जो बंगाली बोल रहा है उसको बांग्लादेशी समझा जा रहा है, उसको घुसपैठिया माना जा रहा है, ऐसा माहौल बना दिया। ये बात नहीं है। बात यहाँ पे असल में ये है कि पेचीदा मामला है, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था आपके चैनल पे, कि ये बहुत ही पेचीदा विषय है और इसका एक सिक्योरिटी एंगल है। इस तमाम चीजों को, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका निष्कर्ष निकालना ठीक है। रफीकुल इस्लाम साहब अग्री कर रहे हैं, ठीक है। आसाम के फर्स्ट, ठीक है, मैं आता हूं जी, मैं बोल रहा हूं आसाम के 1917 में, देखिए 1917 में यहाँ जब सरकार बनी ब्रिटिश के गवर्नमेंट में, अमीरुद्दीन साहब एक डेप्यूटी स्पीकर थे, बंगाली स्पोकन। इस्लाम साहब मैं आऊंगा, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है यहाँ पर। ब्रेक के बाद आपसे शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन होते हैं आज तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। सिलेट उसका हिस्सा था। तो बात हो रही है एनआरसी पर, सियासत की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, सरकार की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि अवैध घुसपैठिए हमें मंजूर नहीं है, उनको बाहर जाना होगा, डिपोर्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बांग्लादेश सरकार जो है वो उसने एकदम किनारा कशी अख्तियार कर ली है। वो ये कह रही है कि इनका हमसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ये हिंदुस्तान का इंटरनल मामला है। अब अगर मान लीजिए 40 लाख में से सब कुछ सही होने के बाद भी, मैं कहता हूं 20 लाख लोग भी अगर ऐसे होते हैं जिनके बारे में पता चलता है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो उनका होगा क्या? आप कह तो रहे हैं कि उन्हें हम बाहर कर देंगे, बाहर जाना पड़ेगा उनको, वो हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे, लेकिन कैसे? देखिए, पहले उनकी शिनाख्त की जो है प्रक्रिया चल रही है। शिनाख्त एक बार हो जाने के बाद कि ये बिल्कुल भारतीय नहीं है, इनके पास किसी प्रकार का प्रमाण नहीं है भारतीय होने का। ये 25 मार्च 1971 के पहले इनकी कोई लाइनेज तक नहीं मिल रही है। ऐसे में बांग्लादेश के साथ हम वार्ता करेंगे और जो कानूनी प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय विधिक नियमों के तहत उनको वापस भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। बांग्लादेश में जो 2001 का सेंसस है, 2001 का सेंसस ही बता रहा है कि उनके यहाँ से 1 करोड़ लोग मिसिंग हैं। तो 1 करोड़ लोग मिसिंग लोग कहाँ गए? क्योंकि आप अमेरिका तो जा नहीं सकते, वहां तो आप डिपोर्ट हो जाते हैं। सऊदी अरेबिया जाते नहीं, वहां भी इलीगली डिपोर्शन होता है। तो इस तरह से ऐसी स्थिति में भारत में है। और आप जो 1964 वाला एक्ट जो एक्ट बनाया गया था, जो प्रिवेंशन ऑफ इलीगल पाकिस्तान एक्ट, चूंकि आपका डेमोग्राफिकली जो है असम में, नॉर्थ ईस्ट में बड़े पैमाने पर आप जो है जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहां से लोगों को यहाँ घुसपैठ कराई जा रही थी। और 1965 से 1971 के बीच में ये बड़े पैमाने पर फैला। और हमने 1971 का युद्ध क्यों किया? 1971 का युद्ध इसलिए हमको लड़ना पड़ा कि बड़े पैमाने पर पूर्वी पाकिस्तान में जो वहां पर पश्चिमी पाकिस्तान की सेना जिस तरह से वहां उत्पीड़न कर रही थी, उसके कारण बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ घुसपैठी आ रहे थे, शरणार्थी आ रहे थे। तो शरणार्थियों को वापस ले जाना तब बांग्लादेश का दायित्व था, बांग्लादेश को जो हमने बनाया। उसके बाद भी घुसपैठ का सिलसिला जारी रहा है। दूसरा एक आपका प्रश्न आपके यहाँ हुआ, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट 2016 की बात निकली। सिटीजन्स अमेंडमेंट 2016 बनाया क्यों जा रहा है? भाई बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में
हिंदू, पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, इनमें बड़े पैमाने पर रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है। उनको धार्मिक आधार पर उनके खिलाफ बलात्कार हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया है। तो आपको शरणार्थी और घुसपैठिया इसके अंतर को समझना होगा। पूरी दुनिया में जो है जिसको सताया जाता है उसके लिए मानवाधिकार के तहत वो बात समझ में आ गई आपकी, उसको शरण दिया जाता है। लेकिन आप कृपा करके बता दीजिए कि बांग्लादेशी जो मुस्लिम है उसमें किसके साथ प्रोसिक्यूशन किया गया है? किसी का प्रोसिक्यूशन किया गया है? प्रेम शुक्ला जी, नहीं, प्रोसिक्यूशन हो रहा है क्या धर्म के आधार पर? घुसपैठिया अगर दूसरे जैसे देश से बांग्लादेश कोई भी में घुसपैठिया आ रहा है तो उसे हमें घुसपैठिया की तरह वही करना उसी का चाहिए। उत्तर दे रहा हूं। अगर हिंदू मैं घुसपैठिया वही है उत्तर, तो भी वो घुसपैठिया और घुसपैठिया शरणार्थी, वो भी हमारे देश का रिसोर्सेज जो है वो खाएंगे, हमारा हक मारेंगे। समर जी समझिए तो मेरी बात को, आप इसका उत्तर तो समझिए, बिल्कुल उसकी उत्तर तो समझिए। अगर वहां बांग्लादेश में मुसलमानों को उत्पीड़ित किया जा रहा है क्या, जैसे पाकिस्तान में अहमदिया को उत्पीड़ित किया जाता है, इसके प्रमाण है क्या बांग्लादेश में सुन्नी समुदाय के, शिया समुदाय के मुसलमानों को धर्म के आधार पर उत्पीड़ित किया जा रहा है क्या? वहां हिंदुओं को उत्पीड़ित किया जा रहा है, इसके प्रमाण है। सिखों का उत्पीड़न पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, इसके प्रमाण है। बौद्धों का उत्पीड़न हुआ, इसके प्रमाण है। क्या इस तरह से मुसलमानों को उत्पीड़ित किए जाने का किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा कहीं से भी कोई प्रमाण है क्या? ठीक है, मान लीजिए नहीं है प्रमाण, लेकिन असल बात तो वहीं की वहीं रही ना कि क्या हमारा देश इतना संपन्न हो गया है तो फिर कैसे कि हम बाहर से जो लोग सताए हुए लोग हैं, तो रोहिंग्या मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में जो दलीलें दी जाती हैं कि वो भी बड़े सताए हुए लोग हैं, उनके पास कहीं जाने का कोई आसरा नहीं रह गया, इसलिए हिंदुस्तान आ जाए। ऐसे तो सब हिंदुस्तानी आ जाएंगे। क्रिमिनल एक्टिविटीज में ना, नहीं, रोहिंग्या मुसलमान क्रिमिनल एक्टिविटीज में, देखिए रोहिंग्या मुसलमान क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है, टेरर एक्टिविटी में शामिल है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। कोई बौद्ध खतरा है क्या? कोई क्रिश्चियन खतरा है क्या? कोई जैन खतरा है क्या? इसका कोई प्रमाण है क्या? रोहिंग्या के प्रमाण है। ठीक है, और ये संसद के ठीक है, रफीकुल इस्लाम साहब जवाब देना चाहते हैं। शामिल रहे हैं जी। ठीक है, रफीकुल इस्लाम साहब बोलिए। जी समीर जी मैं ये प्रेम शुक्ला जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ। बांग्लादेश में अगर हिंदू को सताया जा रहा है, आज भी बांग्लादेश में 1,80,00,000 हिंदू भाई वहाँ है। बांग्लादेश में 3,500 से ज्यादा दुर्गा मंदिर है, वहाँ पूजा पाठ हो रहा है, सरकार उसको फंड मुहैया किया जा रहा है बांग्लादेश सरकार की तरफ से। आसाम के जो बीजेपी के मंत्री है हेमंत विश्व शर्मा, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा में जाते हैं, आज पूजा में जाते हैं। अगर बांग्लादेश में हिंदू को सताया जा रहा है, बांग्लादेश के साथ ताल्लुका तोड़ो। अगर बांग्लादेश के साथ आपका बांग्लादेश हिंदू को सता रहा है, अल्टीमेटम दो। बांग्लादेश का अल्टीमेटम दो। आप हर 6 महीने में बांग्लादेश जा रहे हो, आप बांग्लादेश में हर 6 महीने जा रहे हो। प्रेम शुक्ला जी एक प्रेम शुक्ला जी डाउन कर रहे हो। आप रफीकुल साहब की बात पूरी बात सुन लें, फिर उसके बाद जवाब लूंगा। 10% हिंदू है, 12% नौकरी है। बांग्लादेश में 10%, पाकिस्तान में 20%, 10% हिंदू है, 12% नौकरी है। अफगानिस्तान में हमारी आबादी 35% मुसलमान है, सिर्फ 5% नौकरी है। प्रेम शुक्ला नहीं, मुझे बताइए ना, आबादी 26% थी, आज कितनी है? आसाम में 18% आबादी का क्या हुआ? नहीं है, वो भीख नहीं मांग 18% लड़ाई आप कर रहे हैं, आपके सामुदायिक सोच स्पष्ट हो रही है। ये जो 40 मुझे उत्तर दीजिए ना, 26% आबादी 1947 में पूर्वी पाकिस्तान में 26% आबादी थी, आज कितनी है? बता दीजिए ना, कोई जवाब। आप कुरान शरीफ पे हाथ रख के बता दीजिए, सच्चे मुसलमान तो आज आप बता दीजिए कि 26% का 8% कैसे हो गया? वो 18% हिंदू कैसे कम हो गया? बता दीजिए। अगर वहां प्रोसिक्यूशन नहीं है तो 26% आबादी 1947 हिंदू, आज 8% कैसे हो गई? 18% कैसे गया? ठीक है, एक रिएक्शन मुझे बबीता जी का चाहिए इस पर। बबीता शर्मा जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, इस्लाम साहब एक मिनट। बबीता शर्मा जी इस पर कांग्रेस पार्टी का ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जिसका जिक्र हो रहा है, क्योंकि उसमें जो बातें हैं उसकी दलीलें यहाँ पर भी दी जा रही है। उसकी दलीलें आसाम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां भेजने के मामले में भी दी जा रही हैं। इसलिए आपकी पार्टी का इस पर क्या रुख है? और जब हम ये बात करते हैं कि वहां से आने वाले, किसी बाहर देश से आने वाले हिंदू, बौद्ध, सिख अगर आएंगे तो वो शरणार्थी होंगे, लेकिन मुसलमानों को परमिशन नहीं दी जाएगी, तो फिर ये धर्म के आधार पर भेदभाव, इसे नहीं कहा जाएगा? क्या नहीं माना जाएगा? देखिए,
इस्लाम साहब आपसे सवाल नहीं है। बबीता शर्मा जी, 80 लाख हिंदू है। बबीता शर्मा जी जवाब दीजिए। इस्लाम साहब एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, इस्लाम साहब एक मिनट, बबीता शर्मा जी रिएक्ट कीजिए जल्दी से। 2 करोड़ नौकरी देंगे, इस मुल्क के लोगों को आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो। अरे रकीबुल साहब क्या बात कर रहे हैं, घर नहीं दे पा रहे हो, क्या बात कर रहे हैं आप एक तो हिंदू बबीता शर्मा मेरी आवाज नहीं मिल रही क्या आपको? एक मिनट, बबीता शर्मा जी आवाज नहीं मिल रही क्या? आप बांग्लादेश से लाओगे, कभी नहीं माना जाएगा। 71 के बाद जो भी बांग्लादेश से आएगा आप नहीं ला सकते, आसामी लोग नहीं मानेंगे। 71 के बाद बबीता शर्मा जी क्या जवाब दीजिए, बाकी सबकी आवाज डाउन कीजिए प्लीज। बबीता शर्मा जी आपका रिएक्शन चाहिए मुझे। बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है, इस पर आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन है? क्योंकि इसमें जो दलीलें दी जा रही हैं कि हिंदू बौद्ध सिख अगर आते हैं तो वो शरणार्थी हैं, लेकिन मुसलमानों को परमिशन नहीं है आने की, वो घुसपैठिए हो जाएंगे। यही दलीलें तो यहां पर भी दी जा रही है ना, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भी और आसाम में जो घुसपैठिए हैं उनके लिए भी। मैं पहले ही आपसे बोला है कि हमारे स्टैंड पूरा क्लियर है कि वो विदेशी, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बांग्लादेश में जो भी है, हिंदू या मुसलमान हो, 1971 के पहले जो है वो हमारे है, 1971 के बाद जो आएंगे वो विदेशी है। दैट इज वी आर वेरी क्लियर अकॉर्डिंग टू द असम अकॉर्ड। और मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ, जो हिंदू बांग्लादेशी के बारे में जो बोल रहे हैं वो परसिक्यूटेड नहीं है बांग्लादेश में। मैं भी कई दिन पहले होके आई हूँ बांग्लादेश के ढाकेश्वरी मंदिर में, वहाँ पूजा पाठ हो रहा है, वो 5000 से ज्यादा पैंडल होते हैं वहाँ पे दुर्गा पूजा के समय। जो इस्लाम जी ने बोला है वो सत्य है, उनमें कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है अभी। वहाँ बुद्धिस्ट नहीं, बबीता जी प्रेम शुक्ला ने जो दलील दी वो आपने सुनी ना, बातें की हूँ उन लोगों से। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहां पर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार थोड़ी हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, बौद्धों के खिलाफ हो रहा है, सिखों के खिलाफ हो रहा है, इसलिए उन्हें हम शरणार्थी का दर्जा देंगे। हो रहा है बांग्लादेश में अत्याचार नहीं हो रहा है, बांग्लादेश में अभी अत्याचार नहीं हो रहा है, वही मैं बोलना चाहती हूँ। वहाँ अत्याचार नहीं, आप अगर अत्याचार हो रहा है, आप सुनिए मेरे बात सुनिए, अगर अत्याचार हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक इट अप, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक इट अप विद द बांग्लादेश गवर्नमेंट। अगर अत्याचार हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक इट अप विद द बांग्लादेश गवर्नमेंट। आप लोग उनको रेड कार्पेट दे के यहाँ में लाने का प्रयास मत कीजिए। ठीक है, अत्याचार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि आप हिंदुस्तान में बुला लें उन्हें, आप रेड कार्पेट बिछा दें उनके लिए। दत्ता जी रिएक्ट कीजिए जल्दी से, बोलिए उनको दो घर मकान, जल्दी से 30 सेकंड। समीर भाई जहां बात आती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बौद्धों को सताया जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये हकीकत है। एक बहुत बड़े पैमाने पे एथनिक क्लेंजिंग हुआ है बांग्लादेश में। मौजूदा सरकार के अंदर अगर नहीं हो रहा है, उससे पहले की सरकारों में हुआ है ये चीज। तो हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या? एक सेकंड, नहीं, हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या? अगर वहां पर अत्याचार हो रहा है तो ये बांग्लादेश का इंटरनल लेट मी कंप्लीट आप लोग जब मुसलमानों की बात होती है तब तो ये दलील देते हैं कि हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या? मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। बंटवारा जब हुआ इस देश का जब बंटवारा हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन 38% थी, आज वो गिर के जाके 9% हो गया है हिंदुओं की पॉपुलेशन। मैं जेनेवा कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन को कोट करता हूं। दोज पीपल हु आर persecuted on the basis of ethnicity, on the basis of religion, on the basis of caste, creed and region, they are basically refugees. The rest are not. This is the United Nations Declaration. जो जिन लोगों को मजहब के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, जात के आधार पे सताया जाता है, उनकी अधिकार बनती है पड़ोसी मुल्क में जाके शरण लेने का। पॉलिटिकल परसिक्यूशन अगर होती है, तस्लीमा नसरीन का मैं उदाहरण दे रहा हूं। तस्लीमा नसरीन को क्या शरण नहीं दिया गया है इस देश में? पॉलिटिकल असाइलम नहीं दिया गया है क्या? एनीवन हु इज परसिक्यूटेड और जो अलाउड नहीं है अपने फेथ को प्रैक्टिस करने के लिए, उनका अधिकार होता है संयुक्त राष्ट्र के
चार्टर के हिसाब एनआरसी से का मतलब क्या दूसरे होगा? देश में जाके एनआरसी शरण बनाने का मतलब क्या होगा? जस्टिफाई किया जा सुप्रीम सकता है कोर्ट का जो गाइडलाइन पे एनआरसी बन रहा है उसमें ठीक है, ये इस्लाम नहीं लिखा साहब, हुआ है दूसरों की भी कि जो सुनिए ना। मुसलमान है, इस्लाम सुप्रीम साहब, कोर्ट का गाइडलाइंस भी वही है। 71 के बाद आइडेंटिटी हिंदू है, एक्ट उसका को नाम तरुण include गोगोई करो। सरकार ने दत्ता जी, खारिज नहीं करने है। की कोशिश की दत्ता थी जी। जो ट्रेस करता है लीगल बीजेपी जो ठीक है, क्रेडिट लेने और की उसके बाद कोशिश कर सुप्रीम रही कोर्ट है। से फटकार मिला था बीजेपी जो फिर NRC दोबारा के जाके ऊपर पुनर्जीवित क्रेडिट की करना कोशिश कर पड़ा रही है। आइडेंटिटी एक्ट What does को it mean? गुमराह मत कीजिएगा चलिए मतलब ठीक है, नहीं हो गई रहेगा। हो गई बात, अगर हो गई हिंदू बात। को आप इस्लाम आज भी आ रहे साहब, जगह दे रहे हो, इस्लाम साहब मुसलमान के लिए दूसरों की भी सिर्फ सुन लीजिए NRC है। प्लीज। यासिर जिलानी, लेकिन अगर उसी फंडे के हिसाब से यहां पर भी बातें होने लगी तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर तो आसाम में अभी जो हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी ये सोच हावी हो रही है हिंदू मुसलमान वाली। नहीं, देखिए हिंदू मुसलमान कौन कर रहे हैं, अभी आपके पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं आसाम से AIUDF के, उन्होंने क्या कहा है। देखिए इस वक्त इनकी इस हैसियत में नहीं है कि ये धमकी दे रहे हैं बैठ के वहां पे कि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये कर देंगे। इन लोगों ने क्या किया वहां पे। अभी आपको चाहिए कि सरकार ने क्लियर, गृह मंत्री ने संसद में कहा क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की बात, और तमाम जो सरकार के लोग हैं या मॉनिटरिंग कमेटी के जो सारा का सारा काम देख रहे हैं कि 18 दिसंबर 2018 तक जिन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है अपने 16 डॉक्यूमेंट्स के साथ वो आए और अपने आप को क्लेम करें कि हम सिटीजन है। सुन लीजिए, अब देखिए ये अभी 15 लाख 2 करोड़ क्या बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपके नेता क्या किया उन्होंने मुसलमानों के लिए। आपकी जो जमुना मुक्त असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें आज तक रोड नहीं पहुंचा। धुबरी की हालत इतनी खराब है, आपने मुसलमानों को वहां पे हाशिए पे रखा। आप आज आप दूध के कारोबार में अरबपति हो गए। वहां के मुसलमानों को अपने दुकानों में मैनेजर बना दिया। मुसलमान आपसे यासिर नहीं यासिर, वो सवाल क्या पूछ रहे हैं? एक मिनट सवाल बिल्कुल गलत था। 12 करोड़ 15 लाख की बात कैसे कर सकते हैं? बात मत किया करो, कैसी बात कर सकते हैं वो? हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। तमाम 40 लाख के बराबर है। प्रॉब्लम है, इंडियन उनकी बात करें। सबको बराबर राइट्स दे रखा जो है। इंडियन आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे रहे हो, हिंदू को आप रख रहे हो, मुसलमान को झगड़ रहे हो, ये हो नहीं सकता। आप कौन हो? आप कौन हो मुसलमान से लोगों के नाम काटने कर बसाने का? हिंदू मुसलमान करके वहां अपीजमेंट की राजनीति हमेशा से करते आए। इस बार इनकी अपीजमेंट की राजनीति खलई खुल गई है। वहां के जो अपीजमेंट का जो सबसे बड़ा वोट बैंक था मुसलमान, इनके हाथ से निकल रहा है। ये कैसे हो गई बात? हो गई अजमल हार गए पिछली बार, इनके धुबरी में ये हार गए और आगे भी आप हारेंगे। अगर इस तरह की हरकत नहीं आएंगे आप चुनाव फिर हारेंगे। बीजेपी का स्टैंड आसामी लोग नहीं मानेंगे। किसी आसामी अरे आप पहले अपने आप को क्लियर तो करिए। जो घुसपैठिए आप लेके आए हैं उसके लिए आपको पछतावा है कि नहीं है? वो बीजेपी आपको पछतावा है कि नहीं? आराम से आप मना नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है यासिर, क्या हो गई एक एक करके मना नहीं कर सकते। हो गई बात। जो लोग प्रेम शुक्ला साहब, अरे भाई एक मिनट यासिर, हो गई संविधान ने प्रेम शुक्ला साहब, हक दे रखा है। प्रेम शुक्ला अरे साहब, आप संविधान की बात ना करें, आप संविधान को यासिर तोड़ने का प्लीज गुजारिश है आपसे, एक मिनट। मिनट। रफीकुल इस्लाम साहब, रफीकुल इस्लाम साहब, इन्होंने करा, रफीकुल इस्लाम साहब, आपकी बात समझ गए हम। आपने जो सवाल उठाया है उसका जवाब ले लें प्रेम शुक्ला साहब से। बहुत आपत्तिजनक है। प्रेम शुक्ला साहब सुनिए प्रेम शुक्ला साहब, रफीकुल इस्लाम साहब एक सवाल बहुत सीधा पूछ रहे हैं कि आसाम में 1971 के बाद जो हिंदू लोग आए हैं बाहर से, बांग्लादेश से, उन पर आपका स्टैंड क्या है? कहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वाली दलील आप यहां पर भी तो नहीं देने लगेंगे? जो परसिक्यूशन के आधार पर कहीं आता है वो रिफ्यूजी माना जाता है, उसको अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार रिफ्यूजी का स्टेटस दिया जाता है। जो वहां पर किसी मुसलमान के खिलाफ बांग्लादेश में परसिक्यूशन का कोई मामला नहीं है। खालिदा जिया के कार्यकाल तक हिंदुओं का परसिक्यूशन, हिंदुओं का नरसंहार वहां आम बात रही है। 1965 से लेकर 1947 1965 एक दौर है, 1965 से लेकर खालिदा जिया के कार्यकाल बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। और उन नरसंहार जहां पर भी नरसंहार हुआ है वहां पर जो शरणार्थी शरणार्थी के लिए घुसपैठिए के लिए अलग नियम है। रफीकुल इस्लाम जो है आतंकवादियों को और मासूमों को एक ही कैटेगरी में खड़ा कर देंगे तो नहीं माना जाएगा। आपको आतंकवादी, रोहिंग्या के आतंकवादी, उनके लिए आरसीबी खिलाइए और शरणार्थी को बाहर रख दीजिए।
ये जो इनकी सांप्रदायिक शुक्ला सोच साहब, है सीधा वो जवाब इस दे देश में दीजिए नहीं ना। चलेगी। 1971 के बाद ये जो सांप्रदायिक हिंदू सोच जो बांग्लादेश से आए हैं उन्हें घुसपैठी माना सीधा जवाब जाएगा। दिया मैंने। वोट दे के आपको दिल्ली जो में भी दिखा, जो उसका जो काम शरण आप नहीं कर रहे हो। आप जो बांग्लादेश से शरण लेने पाकिस्तान में आया आए है हो, वो शरणार्थी उसका है, इतनी घुसपैठिया फिक्र है, घुसपैठिया की बात है। नहीं कर रहा। बांग्लादेश में परसिक्यूशन हुआ है, 1971 बांग्लादेश के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो आसाम में एक और हिंदुओं का है, वो कहता है नरसंहार ना। हुआ है और उस नरसंहार से जो पीड़ित लोग हैं वो बात जो भी शरणार्थी है, हैं, एक्सेप्ट करने में वो दिक्कत हिंदू नहीं हो और रही है। बौद्ध जो हैं। आप अल कायदा के लिए जो है अल कायदा तालिबान की दलाली करने वाले एयूडीएफ के लोगों की भाषा तो नहीं यहाँ स्वीकार होगी, स्वीकार होगी जो शरणार्थी है, वो शरणार्थी है। घुसपैठिया, घुसपैठिया। घुसपैठ इसलिए की है, जो इस देश प्रेम को जो शुक्ला है साहब, इस्लामिक राष्ट्र प्रेम बनाने शुक्ला का साहब, आपको आप मेरा सवाल सवाल मुझे लगता है आपने सुन लिया है, आप जवाब नहीं दे रहे। अनाप शनाप मत बोलो, तू तड़ाक की भाषा ये बोल रहा सीधा सवाल मैंने पूछा, और एक सुन लाइन का रहे थे। सवाल है सिर्फ। और मैं अभी छोटा अच्छी सा बात सवाल बोल रहा है। था, आपको खराब लग रहा है। अनाप 1971 शनाप की भाषा के बाद ये मुल्ला बोले जा रहा था जो हिंदू ये अगर क्या आए इसकी हैं दादागिरी चल रही है? बांग्लादेश ये क्या से बांग्लादेश आसाम पाकिस्तान है? में उन्हें भी ये घुसपैठी माना बांग्लादेश जाएगा ना? पाकिस्तान नहीं है। ये उनका हमारी सवाल था, इसका जवाब दे संयुक्त दीजिए राष्ट्र सीधा सीधा। घुसपैठिए तो डेली आ रहे हैं ना समीर साहब, वो भी समझने की जरूरत है। हाँ। ये नहीं कि अगर बिल्कुल 18 साल का है घुसपैठी तो आप नहीं, 1971 से उसका घुसपैठी पैमाना नहीं नापिए। मैं एक बार नहीं वो तो समझा हर दिया, दूसरे लेकिन दिन वहां आपकी घुसपैठी सोच है, घुसपैठ कर रहे क्योंकि हैं, इस्लामिक तो वो सोच के घुसपैठी शिकार हुए ना। है। यहाँ के इसलिए 500 आपको मेरी रुपए भाषा समझ में नहीं में आती। व्यवस्था इतनी खराब थी 2014 तक, जब तक वहां की सरकार नहीं बदली है। उनके आधार कार्ड, उनके तमाम आइडेंटिफिकेशन के कार्ड बन जाते थे। तो आज जब सख्ती हुई है तो ये इस तरह से इनको चाहिए कि अभी सिर्फ सरकार जो काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जो मॉनिटरिंग कमेटी बना के काम कर रही है, उसका साथ दे, ना कि ये धमकी दे नहीं दे सकती। ठीक है, मौलाना इनकी साहब, ना- बस नकवी, एक मिनट, नकवी साहब, सेफ्टी सिक्योरिटी नकवी साहब, इंडिया हमारा नकवी ताकतवर साहब, स्टेट है, नकवी स्टेट साहब, है। क्या प्रेम हमारे शुक्ला की इंडिया बातों से में आपको हिम्मत क्लैरिटी है। हो गई? हम बांग्लादेश को आग दिखा क्योंकि सकते हैं। शरणार्थी और बांग्लादेश को घुसपैठिए में बोल जो सकते फर्क है हैं वो हमें कि तुम्हारे समझना होगा। लीग में जो और मुझे लगता है देश में ये बात बहुत समझ में आ भी गई होगी अब तक लोगों को कि शरणार्थी और घुसपैठिए में फर्क है। अगर कोई वहां पर परेशान किया जा रहा है, उसको यहां पर शरण दी जा रही है, तो वो शरणार्थी हुआ। और जो गलत तरीके से अवैध कामों के जरिए अवैध कामों को अंजाम देने के लिए यहां पर आ रहा है, वो घुसपैठिया है। नकवी साहब, आवाज नहीं मिलती आपको? जी अब आई आवाज, आपकी आवाज कटी जा रही है बहुत बहुत। क्या सवाल है आपका? जी अच्छा, मैं माफी चाहूंगा। मेरा सवाल यह था कि प्रेम शुक्ला साहब जो बात कह रहे हैं, शरणार्थियों और घुसपैठियों में फर्क समझना होगा, हिंदू मुसलमान के तराजू से नहीं। शरणार्थी और घुसपैठी कौन है, इस बात से फैसला हो रहा है, और ये फर्क ये समझना होगा। आपको क्लैरिटी हो रही है इस मुद्दे पर? ठीक है, मैं कह रहा हूं प्रेम शुक्ला साहब की इस बात से मैं सहमत हूं कि घुसपैठिया अलग है, शरणार्थी अलग है। लेकिन जिस तरीके से उनकी पार्टी के लोग गोली मारने की बात कर रहे हैं कि गोली मार दो, निकाल दो, फेंक दो, ये चीजें जो धर्म की बात लाके कर रहे हैं, ये गलत है। बिल्कुल सही बात है। घुसपैठिया वो है जो घुस आए, शरारती वो है जिसको एक सिस्टम के तहत हम रोके अपने किया। बिल्कुल दोनों चीजें अलग अलग हैं। लेकिन जिस तरीके से सियासत की जा रही है इसके ऊपर, मैं समझता हूं 2019 के लिए एक ऐसा मुद्दा बनाया जा रहा है कि जिससे हिंदू मुस्लिम को बांट के राजनीति की जाए और वोट लिए जा सके। क्योंकि अब मंदिर मस्जिद के मुद्दे में कोई दम रहा नहीं, उसको पब्लिक निकाल चुकी है। उसके बाद और कोई मुद्दा विकास कुछ हो नहीं पा रहा है, विकास की बात कर नहीं सकते। लिहाजा इस तरह के मुद्दे निकाल के और बयान दे के देश के अंदर जो हिंदुस्तानी है उनके दिलों को दूर करके अपनी राजनीति की जा रही है। अलग से बहस कर लें। 2014 से 2018 नहीं, आप कर ही रहे। राजा ने गोली मारने की बात की, राजा ने गोली मारने की बात की, किसका पार्टी का आदमी है आप मुझे नाम बताइए। हम उससे क्यों गोली मारने की बात की? ये राजनीति है, ये राजनीति तो कर रहे हैं। जो है अगर आतंकवादी है तो आतंकवादी को गोली मारने की भाषा ठीक है, लेकिन शरणार्थी को गोली मारने की भाषा कोई नहीं स्वीकारेगा। कोई घुसपैठिया आतंकवादी नहीं है, घुसपैठिया आतंकवादी नहीं है, घुसपैठिया आतंकवादी नहीं है, घुसपैठिया है लेकिन आतंकवादी नहीं है।
उससे हमें आतंकवादी बचना आप चाहिए। लोग माहौल पूरे खराब मुल्क करने की में जरूरत नहीं है किसी की। राज करने के आप लिए सारे लड़वाने की सियासी कोशिश दलों कर की रहे जिम्मेदारी हैं, बनती है आप कि लोग कोई माहौल बांटने ना की खराब कोशिश करे, कर रहे हैं, माहौल को संभालने आप की लोग कोशिश कर रहे हैं। सियासत के चक्कर में शुक्रिया मुल्क को शुक्रिया पीछे बहुत की बहुत तरफ धकेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त प्रक्रिया खत्म है। हो गया मेरे पास, वक्त खत्म हो गया है मेरे पास, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।